सर मेरा नाम श्रेया है और मैं लखनऊ मेट्रो से हूँ। तो मेरा ये क्वेश्चन है कि ये पेशेंट का कब ये ट्यूब मतलब इस ट्यूब को बोलते क्या हैं और ये कब निकलेगी? कौन सी ट्यूब की बात कर रही हैं आप? सर जो गले में है। गले में जो ट्यूब लगी है ये कब निकलेगी, क्यों डाली गई, कैसे डिसाइड करेंगे? ये मरीज के गले में एक सांस की नली होती है जी। सांस की नली को क्या बोलते हैं? ट्रैकिया बोलते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने। और सांस की नली के पीछे खाने की नली होती है जी, उसको क्या बोलते हैं? ईसोफेगस। तो ट्रैकिया में सांस लेने का सिस्टम होता है कि जब हमने नाक से और मुंह से सांस ली तो ट्रैकिया एक पाइप है, उस पाइप के थ्रू वो सांस हवा गई और लंग्स में गई। लंग्स में जाकर के वो ट्रैकिया दाएं और बाएं ब्रोंकस में डिवाइड होती है, लेफ्ट और साइड में लंग में चली जाती है। तो इसमें क्यों छेद करना पड़ा? जब ये मरीज हमारे पास आए थे तो मूर्छित अवस्था में थे और बार बार इनका थूक फेफड़ों में चला जा रहा था। उसको कहते हैं रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया। क्या हो रहा था? रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया। रिकरेंट मतलब बार बार, एस्पिरेशन का मतलब है कि एस्पिरेट हो जाएं, मुंह में थूक बन रहा है, डीग्लूटिनेशन निगलने वाला रिफ्लेक्स नहीं है, बिस्तर पे मूर्छित अवस्था में लेटे हैं, तो जो भी थूक बन रहा है वो जब हमने सांस ली तो इनेविटेबली वो सांस के रास्ते से ब्रीदिंग के रास्ते से ट्रैकिया में चला जा रहा है। तो उसके कारण जो मुंह का कंटेंट है, ओरल कंटेंट है, थूक है, सलाइवा है, कई बार रीगर्जिटेशन हुआ, गैस्ट्रिक कंटेंट है, वो सब लंग्स में जाने लगता है। और जब लंग्स में कोई चीज़ जाएगी तो लंग्स ड्राई होते हैं, उसमें खाली हवा जाती है जब हम सांस लेते हैं। कोई भी लिक्विड या तरल पदार्थ जाएगा तो वहाँ जाके इन्फेक्शन करेगा, तो उसको कहा जाएगा रिकरेंट एस्पिरेशन निमोनिया। 3 शब्द इंपॉर्टेंट। रिकरेंट मतलब बार बार हो रहा है, हो सकता है मरीज लेटा हो 15 दिन से बिस्तर पे, दिन में 6 बार, 8 बार, 10 बार हो रहा हो। एस्पिरेशन निमोनिया। जब ये चीज बार बार होती है तो आप पहले कोशिश करते हो कि मरीज का हेड एंड ऊपर कराओ, फिर आप कोशिश करते हो कि मरीज को दाएं बाएं करवट लेटाओ जिससे पोस्टरल ड्रेनेज हो, कोशिश करते हो जल्दी जल्दी ओरल केयर करो, सक्शन करो कि ऐसी चीज ना हो। ये सारी कोशिश करते हो। नाक की नली से खाना दिया है तो खाने की मात्रा कम करो जिससे रिगर्जिटेट या एस्पिरेट ना हो। ये सारे काम करते हो। जब आपको ऐसा लगता है कि ये सब करने के बाद भी दिक्कत आ रही है और मरीज की जो मूर्छा है या जो अनकॉन्शियसनेस है वो भी सेटल नहीं हो रही है, इसमें काफ़ी टाइम लगना है, तब आप एक निर्णय लेते हो कि हम गले से मरीज को एक सीटी डाल देते हैं। अब सीटी डालने से क्या हुआ कि अगर आप इसके आगे हाथ लगाओ तो आपको लगेगा कि यहीं से वो सांस ले रहे हैं, ठीक है। और अगर नाक और मुंह के आगे हाथ लगाओ तो जैसे हमारे नाक और मुंह के आगे से सांस आ रही है, इसमें नहीं आ रही है, ठीक है। तो अब ये बताओ कि अगर इस मरीज को निबलाइज कराना होगा तो कैसे निबलाइज कराओगे? बताओ, जिससे पूछा जाए वही बताए। क्यों? ऑक्सीजन की बात नहीं, बात है कि निबलाइज कैसे तुम्हें कराना हो, तुम्हें कैसे कराएंगे बताओ? तुम्हें ट्रैकेओस्टमी से कराएंगे? तुम्हें क्यों ट्रैकेओस्टमी से कराएंगे? ऑक्सीजन जो मास्क होता है उसके थ्रू कराएंगे। इनको? और इनको ट्रैकेओस्टमी के थ्रू। क्यों? क्योंकि जो इनका जो सांस लेने का वे है इनका यही से। करेक्ट, बिल्कुल सही आपने बताया। तो इनमें ये रास्ता काट दिया है, डिस्कनेक्ट कर दिया है, यहाँ छेद कर दिया है। ट्रैकिया सांस का रास्ता, उसमें छेद बना दिया, छेद को कह दिया ऑस्टोम। ट्रैकिया प्लस ऑस्टोम को जोड़ दिया तो नया शब्द बना ट्रैकेओस्टमी। ट्रैकेओस्टमी, ट्रैकेओस्टमी के अंदर क्या छेद हमने ट्यूब डाली, उसका नाम हुआ ट्रैकेओस्टमी ट्यूब। ट्रैकेओस्टमी ट्यूब। तो टीटी ट्यूब, टीटी ट्यूब क्या नंबर की पड़ती है एडल्ट में? महिलाओं में 7, 7.5, पुरुषों में 7.5, 8 और 8.5। इनमें से किसी भी नंबर की ट्यूब जो उचित होगी वो आपके डॉक्टर साहब बताएंगे, वो आपको डालनी होगी। इस ट्यूब को अगर डाला तो क्या जिम्मेदारी बन गई? इस ट्यूब को डाला तो ये जिम्मेदारी बन गई कि अगर मरीज बिस्तर पे लेटा है और उसका कंबल यहाँ तक आपने उड़ा दिया तो उसका दम घुट जाएगा, सांस नहीं ले पाएगा। तो ये ट्यूब कभी भी कपड़े से नहीं ढकनी चाहिए। अगर ये ट्यूब लगी है तो एक मॉइस्ट कपड़ा ऐसे करके लगाना चाहिए जिससे कि जो भी हवा जा रही है वो गर्म हवा और मॉइस्ट हवा जाए, मरीज को ह्यूमिडिफाइड हवा जाए, क्योंकि अगर सूखी हवा जाएगी तो सूखी हवा लंग को डैमेज करेगी, उसके साथ इन्फेक्शन भी जा सकता है और ड्राई एयर से लंग टिश्यू गड़बड़ भी हो सकता है। तीसरी चीज इसमें क्या जिम्मेदारी बनेगी? जैसे हम लोगों के नाक से और मुंह से थूक और बलगम आता रहता है, तो इस ट्यूब में भी जो उसके अंदर का शरीर का बलगम है,
जो लुब्रिकेशन प्रोवाइड करता है लंग को, व्हाइट कलर का जो स्पूटम होता है वो इन्फेक्टिव नहीं होता है, प्रूलेंट नहीं होता है, वो बनेगा। तो वो ट्यूब के अंदर की सतह पे भी जमेगा। जब ट्यूब के अंदर की सतह पे जमेगा तो ट्यूब का डायमीटर धीरे धीरे कम होगा। क्या होगा? कम होगा, है ना। जैसे हमारे हार्ट की नस के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमता है तो नस पतली होती चली जाती है, तो इस ट्यूब का भी डायमीटर पतला होता चला जाएगा। तो अगर तुम ध्यान नहीं दोगे तो क्या होगा, रात बेरात मरीज को एकदम से खांसी आएगी, खांसी में कफ का टुकड़ा निकलने की कोशिश करेगा, पर ट्यूब का डायमीटर क्योंकि पतला हो गया है तो उसमें फंस जाएगा। तो फंस जाएगा कफ का टुकड़ा तो क्या होगा, मरीज सांस नहीं ले पाएगा और एकदम इमरजेंसी आ जाएगी, जिसके लिए तुमको मिनट 2 मिनट का भी टाइम नहीं मिलेगा। फिर क्या करोगे? तो एकदम से तुमको सक्शन की मशीन तुम्हारे पास होनी चाहिए, तुम्हारे पास डिस्टिल वाटर या सोडा बाइकार्बोनेट होना चाहिए, तुम्हारे पास एम्बू बैग होना चाहिए। अगर ये सब कोई भी चीज़ फेल हो जाती है, कुछ भी नहीं कर पाते हो, तो तुरंत तुमको इसको डिफ्लेट करना होता है। इसको यहाँ से इसकी हवा निकालनी होती है और हवा निकाल करके यहाँ से इसकी हवा निकाल करके हम लोग को कैंची से इस पट्टी को काट के ट्यूब को निकाल देना होता है। तो जैसे ही तुम ट्यूब को निकाल दोगे तो जो ट्रैकिया में छेद बना है ट्रैकियोस्टोम, वो फ्री हो जाएगा, क्योंकि जो ऑब्स्ट्रक्शन था, रुकावट था, वो निकल जाएगा। अगर मान लो कोई आपके मुंह और नाक को ऐसे करके दबा दे तो आपको सफोकेशन होगा। तो कैसे बचा जा सकता है कि सफोकेशन हटा लिया जाए, हाथ हटा लें, आप ठीक हो जाओगे, सांस लेने लगोगे। तो उसी तरीके से अगर इस ट्यूब में कुछ फंस जाएगा तो सफोकेशन होने लगेगा। तो सफोकेशन का एक तरीका है कि ट्यूब खोल दे, पर अगर आनन फानन में सक्शन नहीं है, डिस्टिल वाटर नहीं है, नहीं खुल पा रही, कई बार होता है कि इतना कड़ा वो जम जाता है कि आप अपना सक्शन कैथेटर डालोगे वो हिट करेगा, आपको पता लगेगा कुछ रेजिस्टेंस हो रही है, जी अंदर नहीं जा रहा, डॉक्टर साहब क्या करें? या आपको आंख से दिख तो नहीं रहा, कहाँ अंदर जा रहे हो, पता लगा उसमें छोटा सा छेद बना है और आपका कैथेटर बगल में जाके वो बलगम से हिट हो रहा है, उस छेद में घुस ही नहीं पा रहे हो तो भी अंदर नहीं जाएगा वो। तो इस वजह से दोनों विकल्प होने चाहिए कि अगर हम क्लॉथ को डिसलॉज कर सके एम्बू बैग से, डिस्टिल वाटर से, सोडा बाइकार्बोनेट से। एम्बू बैग जब लगाओगे तो प्रेशर होगा, सोडा बाइकार्ब या वो डिस्टिल वाटर डालोगे तो बलगम लूज पड़ेगा, तो म्यूकोलिसिस होगी तो लूज होकर आसानी से खींच लोगे। नहीं कर पाने पे इसको हवा निकालोगे, हवा निकाल के इसको निकाल दोगे। जैसे ही निकालोगे तो छेद खुल जाएगा, आदमी यहाँ से सांस लेने लगेगा, ऑक्सीजन लगा दोगे, कॉल फॉर हेल्प करोगे। ये एक ऐसी चीज है जो हर नर्सिंग अफसर को आनी चाहिए। अगर आपको नहीं आएगी तो जितनी देर में आपका डॉक्टर आएगा या कोई और व्यक्ति आएगा उतनी देर में मरीज बिगड़ जाएगा और आप कुछ कर नहीं पाओगे। आप समझे कि ये ट्यूब क्यों है। अब अगला प्रश्न आया कि ट्यूब निकलेगी कैसे। तो ये मरीज ने पिछले 3-4 दिनों में बहुत इंप्रूवमेंट दिखाया। आज हमने इनकी नाक की नली निकाली है और आज इनको भोजन देना शुरू किया है। अब ये भोजन खा पा रहे हैं और आधा गिलास पानी पी पा रहे हैं। मैं इस तरीके से देखता हूं कि अगर मेरे मरीज ने मुंह से खाना खा लिया, मेरे मरीज की निगलने की क्षमता आ गई, मेरा मरीज गट करके आधा कप पानी, दूध, मट्ठा, चाय पी जा रहा है, इसका मतलब वो इस ट्यूब से निकालने के लिए बिल्कुल फुल्ली प्रिपेयर्ड है, क्योंकि उसकी निगलने की ताकत, अपने एयरवे को प्रोटेक्ट करने की ताकत दोनों वापस आ गई हैं। तो आज हम इसको ट्रायल देंगे और ट्रायल दे करके आज से कल तक में हम इनकी ट्यूब निकाल देंगे और फिर ये घर अपने जा सकते हैं बिना ट्यूब के और प्रॉपरली अपनी सांस ले सकते हैं, बलगम निकाल सकते हैं, खाना खा सकते हैं और इनका जो बेसिक प्रॉब्लम था अनकॉन्शियसनेस का वो भी रिजॉल्व हो गया। उसी के कारण ट्रैकियोस्टमी हुई थी, तो उसकी कोई आवश्यकता नहीं। समझ गए आप? कोई और क्वेश्चन? नहीं सर, थैंक यू। ओके।